गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 9 से होने वाली है। इससे पहले अपने पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुके हैं 6 to 8। चलते हैं बिना वेस्ट किए टाइम अपने सेशन पर। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कहने का मतलब ये है, आप जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक मेहनत करना मत छोड़िए। निराशा से दूर होकर पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है 9 नए साम्राज्य और राज्य। हमने यहाँ पर वो ही लिया है जितना कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। अपना पॉइंट नंबर पहला है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी हर्षसेन ने की थी। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के किस अभिलेख से अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ खुदा हुआ है, उस पर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। और जो इलाहाबाद प्रशस्ति की जो रचना की थी वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षसेन ने की थी। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को समुद्रगुप्त के सामने हार कर समर्पण कर दिया। अर्थात समुद्रगुप्त के सामने हार कर समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की छूट दे दी थी। समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्ष नीति भी कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट। कुषाण शक श्रीलंका के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर अपनी कन्या का विवाह कर दिया समुद्रगुप्त के साथ। इसे कन्योपायन की नीति कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कन्योपायन की नीति क्या होती थी। जब एक शक्तिशाली राजा से युद्ध न करके अपनी कन्या का विवाह कर देते थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उसे कन्योपायन की नीति कहते हैं। यह नीति कुषाण शक श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त के प्रति अपनाई। समुद्रगुप्त से अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया था और अधीनता स्वीकार कर ली। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, उसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए बताया गया है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था। पटना का जो पुराना नाम पाटलिपुत्र था, वर्तमान में पटना कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने यहाँ पर वही ऐड किया है जो एनसीईआरटी बुक्स में है साथियों। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। यहाँ पर सेलेक्ट मैटर है, ज़्यादा विस्तार से नहीं है, आप ये समझ लो चयनित सेलेक्ट मैटर है। बिंदु पॉइंट टू पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमार देवी थीं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और बाद में समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। चलते हैं अगले नेक्स्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, जिसे हर्षचरित्र कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आए थे,
स्वैनसांग उनका नाम था। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और हर्ष का अर्थ होता है आनंद। तो कभी कभी एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक थे, तो आप बता सकते हैं ये चालुक्य वंश के नरेश थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य दो महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक थी और जो चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल में थी, कृष्णा से तुंगभद्रा नदी तक फैले हुए क्षेत्र में। ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य वंश का जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रविकीर्ति थे। हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या जो शहरी व्यापारी होते थे उन्हें नगर श्रेष्ठी कहा जाता था और जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था उन्हें सार्थवाह कहा जाता था। मुख्य जो शिल्पकार होते थे उन्हें प्रथम कुलिक कहा जाता था। आपको ये ध्यान में रखना है। दक्षिण राज्य। दक्षिण राज्यों की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते थे और जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन होता था उसे उर कहा जाता था। व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था। व्यापारियों का जो संगठन होता था उसे नगरम कहा जाता था। तो आपको तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। ब्राह्मण जो भूमि के मालिक होते थे उनकी जो सभा होती थी, संगठन होता था, उसे सभा कहते थे और गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उन्हें उर कहा जाता था और व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। कालिदास ने जो दरबारी चित्रण हेतु प्रसिद्ध हैं, कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन दिया हुआ है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के जो दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट। ये कथन दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में है दोनों। चीनी यात्री फासियन का यह कथन है, अगर अछूत लोगों को शहर के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह हेतु लकड़ी को पीटते हुए आते थे, जिससे कि अन्य उच्च वर्ग के लोग यह समझ जाएं वो आ रहे हैं तो उनसे दूर हो सकें, अपने को उनसे छूने से दूर हो सकें, उन्हें रास्ता दे देते थे। यह चीनी यात्री ने वर्णन किया है। और बाणभट्ट ने कहा है, जब हर्षवर्धन की सेना जाती थी तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, इतनी धूल उड़ती थी। मतलब कहने का अर्थ है बहुत ही विशाल सेना थी। साथियों, आशा है आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो लाएं। इससे पहले अपनी पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी की 6 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं बुक्स, उन्हें वहाँ हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करनी हो हैंड नोट्स की तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल अगले नए सेशन नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।